Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. Today we shall study computer of class 9th. We are going to learn concept of examples of algorithm from chapter number 1 and it's on page number 17. So please let's start. बच्चों आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो है आपकी एग्जाम्पल्स एल्गोरिथम की, ठीक है। सो एल्गोरिथम की एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास आती है इसके अंदर हम देखते हैं टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। सो बच्चों फर्स्ट स्टेप है हमारे पास किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट, एवरेज या फिर सम फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टेप 1 में हम इसको स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम को स्टार्ट करने के लिए स्टेप 1 स्टार्टिंग होता है। स्टार्टिंग के बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है इनपुट नंबर n0, n1, n2, n3 एंड n4, यानी कि आप 0 to 4 5 नंबर जो है उनकी इनपुट देके स्टेप 2 जो है इसको लिखते हैं हम, ठीक है। स्टार्ट के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप होगा इनपुट का, और इनपुट के अंदर हमें नंबर देने होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिए हैं n0, n1, n2 एंड n3, आप n4, ये आपके पास टोटल कितने बन जाएंगे नंबर, 5 नंबर्स बन जाएंगे। सो आफ्टर स्टेप 2 हमारे पास स्टेप 3 जो होता है उसमें हम सम लिखते हैं। जैसे कि आप पहले हमने स्टेप 2 में जो है इनपुट नंबर दिए थे, ऐसे ही अब हमने सम कर लेना है n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड प्लस n4, यानी कि हमारे पास जितने नंबर होंगे उनको हमने सम की फॉर्म में लिख लेना है। आपके तमाम जो सेट होगा यानी कि सम नंबर्स को सेट बना लेना है। सो स्टेप 3 के बाद हमारे पास आ जाता है स्टेप 4। स्टेप 4 के अंदर हम जो है प्रोडक्ट जो होती है नंबर्स की वो लिख देते हैं। जैसे हमने सम लिखा था वैसे ही प्रोडक्ट जो है वो लिख देंगे। जैसे n0 मल्टीप्लाइड जो है n1 मल्टीप्लाइड n2 n मल्टीप्लाइड n3 एंड मल्टीप्लाइड n4 जो होगा ये आपके पास क्या बन जाएगी, इस जो होगा स्टेप 4 में प्रोडक्ट बन जाएगी जो हमने फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट हमारे पास स्टेप नंबर 5 जो है इसमें हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर नंबर दिए गए हुए हैं n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड प्लस n4, ये 0 to 4 हमारे पास 5 नंबर्स हैं। तो हमारे पास जितने नंबर होंगे उनको उसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाएगा। लेट्स सपोज अगर हमारे पास 3 नंबर हों तो हम उनको 3 से डिवाइड करेंगे, अगर 4 नंबर हों तो 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर 5 हो तो 5 से डिवाइड कर देंगे। या हमारे पास 5 नंबर है इसलिए हम इनको 5 से डिवाइड कर देंगे। सो इस तरह से इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 6 आ जाएगा। स्टेप नंबर 6 जो है इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे हमारा जो हमने सम फाइंड आउट किया था उसको, प्रोडक्ट को एंड एवरेज को। स्टेप नंबर 6 में बेसिकली हमने इनको प्रिंट करना होता है, प्रिंट जो है वो ऑप्शन देनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास जितने नंबर थे, जैसे हमने सम निकाला था, कुछ का हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट की थी और कुछ नंबर जो है उनको हमने एवरेज फाइंड आउट की थी, तो उनका जो है वो हमें प्रिंट चाहिए होगा, इसलिए हम स्टेप नंबर 6 में प्रिंट लेंगे। स्टेप नंबर 6 के बाद हमारे पास स्टेप नंबर 7 आ जाता है। यहाँ पे स्टेप नंबर 7 में हम इस जो एल्गोरिथम हमने डिज़ाइन किया था इसको एंड कर देंगे। किसी भी एल्गोरिथम के लिए जितने पॉसिबल जो है वो स्टेप्स बन सकते हैं उतने हम बना लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारे पास 7 स्टेप होएगा उसको हम एंड का नाम देंगे। किसी भी एल्गोरिथम को बनाने के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेप्स जो होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। कंसेप्ट्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। सो स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम जो है ये आपको बताती है कि एल्गोरिथम में आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड मौजूद होते हैं। इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। आपको लगता है कि वह ज़्यादा जो है वो बेहतर है और ज़्यादा जो एफिशिएंट है, हम उस वे को यूज़ करते हैं। अब किसी भी एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम को मेजर करने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 मैट्रिक्स होते हैं। नंबर 1 तो स्टेप आपके पास ये होगा कि आपके पास जिस एल्गोरिथम में नंबर ऑफ स्टेप्स कम से कम होंगे वो एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 दिखाई जा रही हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 जो है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स 4 हैं जबकि 2 में 6 हैं, तो डेफिनेटली आपकी एग्जांपल नंबर 1 जो है इसका एल्गोरिथम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट माना जाएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड चीज़ जो इसके अंदर देखते हैं वो हमारे पास ये होगी कि हमारे पास फर्स्ट तो हमने देख लिया कि जिसमें स्टेप कम है वो एल्गोरिथम ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे कि स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, कि आपका जो है एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए जो कम से कम मेमोरी को जो है वो यूटिलाइज करे, ठीक है। ऐसा एल्गोरिथम जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस को यूज़ करता है कम से कम, ठीक है, और जो मेमोरी का कम
से कम वेरिएबल लेगा या मेमोरी को कम से कम यूटिलाइज करेगा, वो आपका बेहतरीन जो है वो हो जाएगा एल्गोरिथम। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। क्योंकि पहला है इजी टू राइट, इसको लिखना बहुत आसान होता है। रीज़न यही है क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी चीज़ आपके पास होगी आपको पता है वो आपको लिखनी ईजी हो जाएगी क्योंकि हम इंग्लिश फेमिलियर पीपल हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाता है कि ये इसकी जो टेक्निक है ये ह्यूमन लैंग्वेज होती है और इसलिए इसको लिखना इजी हो जाता है, आपको पता है। जबकि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसके अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स कुछ ह्यूमन लैंग्वेज के होते हैं जिसकी वजह से आप उसको लिख पाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना भी आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि बड़ी प्रॉब्लम के एल्गोरिथम को यूज़ करना मददगार साबित हो जाता है। अगर आपके पास लेट्स सपोज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसका एल्गोरिथम अगर आप बना लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन से स्टेप में आपने कौन सा काम करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। अब और एल्गोरिथम जो होता है वो आपका ऑलरेडी डेवलप होता है, इसको मॉडिफाई करना आसान नहीं होता क्योंकि वो पहले ही डेवलप होता है। इसके अंदर फ्लॉज लगे हुए होते हैं, इसलिए डेवलप करना आसान काम नहीं हो जाता। नंबर 1 स्टेप तो ये है। नंबर 2 है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जो है जो फ्लोज को शो करना भी आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है कि आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कैसे फ्लोज को जाहिर करें, ठीक है। नंबर 3 है इसके अंदर एरर ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें गो टू का जो है वो हम गो टू जो स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कंट्रोल ए करके किसी एक लाइन के से ट्रांसफ़र किसी दूसरी लाइन में करते हैं तो वहाँ एरर को ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, हम एरर को नहीं ढूंढ पाते हैं। तो ये हमारे लिए एक और बहुत प्रॉब्लम टेकिंग काम बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ तक तो हमारी बात हो रही थी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की एल्गोरिथम के लिए कि एल्गोरिथम जो है उनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या क्या हैं। अब हम नेक्स्ट जो चीज़ देखेंगे वो हमारे पास आ जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एल्गोरिथम को कि आपका जो तमाम एल्गोरिथम के अंदर जितने भी स्टेप्स होते हैं वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये हमारा जो है हम इनको पढ़ भी सकते हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है बन गया डिफरेंस, ठीक है। जबकि फ्लो चार्ट में क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी यहाँ पे आपने फ्लो लाइन्स यूज़ की होती हैं, सिम्बल्स यूज़ किए होते हैं, कन्वर्टर्स लगाए होते हैं, तो ये आपके पास एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे पास सेकंड डिफरेंस देखते हैं। एन एल्गोरिथम इज़ लाइक अ स्टोरी मूवी। आपका एल्गोरिथम जो होता है एक स्टोरी मूवी की तरह से होता है, ठीक है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। जबकि आपके पास एक फ्लो चार्ट जो होता है लाइक अ मूवी, ये एक रनिंग मूवी की तरह से काम करता है जिसको आप देख सकते हैं कि ये एक मूवी है। जबकि एल्गोरिथम को आप रीड करते हैं, जबकि फ्लो चार्ट जो होता है इसको आप एक चलती हुई मूवी की तरह से देख सकते हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट समझ आ गया होगा। I hope you learnt it very well. So, Allah Hafiz. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.